नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मॉड्यूल में। तो अभी तक हमने एक्सपोजर के बारे में पढ़ा, एक्सपोजर ट्रायंगल के तीनों कंपोनेंट शटर, अपर्चर और आईएसओ के बारे में जाना। आज वाले मॉड्यूल में हम तीनों के तीनों वैल्यूज़ और तीनों वेरिएबल्स को एक साथ लेके कैसे इमेज क्लिक की जाती है इस बारे में जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब हम कुछ इमेजेस के साथ में कॉम्पोजिशन, स्टोरी टेलिंग और उसके पीछे के आइडिया कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैमरा की सेटिंग्स कैसे यूज़ की जाती है उसके बारे में समझते हैं। आज हम जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोजर ट्रायंगल वेरिएबल्स कि इन तीनों वेरिएबल्स को एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मगर वो जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना ज़रूरी है, वो है स्टॉप ऑफ लाइट। हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में कई बार इस वर्ड को यूज़ किया है कि एक स्टॉप ऑफ लाइट, दो स्टॉप ऑफ लाइट। तो आखिर ये स्टॉप ऑफ लाइट क्या होता है? इसको अगर हम लोग सीधे शब्दों में समझें तो हमारे तीन वेरिएबल होते हैं, अपर्चर, शटर और आईएसओ, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। एंड उसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी गई हैं यहाँ पे, और ये वैल्यूज़ फिक्स वैल्यूज़ हैं। दुनिया के सारे कैमराज में यही वैल्यूज़ इस्तेमाल होती हैं, तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। बट इन वैल्यूज़ का आखिर मतलब क्या है? इन वैल्यूज़ का मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल के रूप में हम शटर पे आते हैं, यहाँ पे हमने देखिए 1/50 सेकेंड्स हमने यहाँ पे एक वैल्यू ली है, और दूसरी उसके ऊपर वैल्यू है 1/60, फिर है 1/80, फिर 1/100। तो 1/50 से 1/60 जब हम जाते हैं तो ये 1/3 स्टॉप ऑफ लाइट है। जब हम 1/60 से 1/80 जाते हैं, ये भी 1/3 स्टॉप ऑफ लाइट है। यानी सारी वैल्यूज़ के बीच का जो डिफरेंस है उसको 1/3 स्टॉप ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी एक स्टॉप का 1/3 हिस्सा। एंड जब हम 1/50 से डायरेक्टली 1/80 जाते हैं तो वो एक्चुअली 2/3 हिस्सा है। एंड हम 1/50 से 1/100 जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एक 1 स्टॉप ऑफ लाइट। हम अभी इस बारे में तो बात नहीं करेंगे कि 1 स्टॉप ऑफ लाइट मतलब एक्चुअली लाइट की क्वांटिटी कितनी होती है, बट कैमरे के टर्म्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि एक स्टॉप ऑफ लाइट क्या होता है, 1/3 स्टॉप ऑफ लाइट क्या होता है, और 2/3 स्टॉप ऑफ लाइट क्या होता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग रिलेशन ये है कि 1/3 स्टॉप ऑफ लाइट जो शटर है, सेम 1/3 स्टॉप ऑफ लाइट अपर्चर और आईएसओ भी हमको दे सकता है। यानी कि मैंने अगर शटर स्पीड को 1/50 से 1/60 किया, यानी कि उसको फास्ट किया, तो मेरी लाइट कम होगी, 1/3 स्टॉप ऑफ लाइट कम होगी। अब उसी 1/3 स्टॉप ऑफ लाइट को वापस से गेन करने के लिए मैं एक्चुअली अपर्चर को 1/3 स्टॉप बढ़ा सकता हूँ। यानी मैं 2.0 से 1.8 जा सकता हूँ, या 2.8 से 2.5 जा सकता हूँ। सेम चीज़ मैं आईएसओ के थ्रू भी कर सकता हूँ कि मैं 100 से 125 जा सकता हूँ, या फिर 160 से 200 जा सकता हूँ। उसी तरह से अगर शटर स्पीड को हमने 2/3 स्टॉप बढ़ाया तो हम वही 2/3 स्टॉप अपर्चर और आईएसओ के अंदर गेन कर सकते हैं। अगर हमने शटर स्पीड को पूरा 1 स्टॉप बढ़ाया, यानी 1/50 से 1/100 आए, यानी हमारे 3 स्टेप आए, 1/50 से 1/60, 1/60 से 80, 80 से 100। ये 3 स्टेप की हमने जो छलांग ली है, अब यही 3 स्टेप की छलांग हम लोग अपर्चर आईएसओ में ले सकते हैं, और हम लोग सेम एक्सपोजर तक वापस पहुंच जाएंगे। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात नोट करने की है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 3 स्टेप्स यानी एक पूरी स्टॉप ऑफ लाइट का आपने चेंज किया है, उसको एक्चुअली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2-1 आईएसओ और अपर्चर में। जैसे मान लीजिए 1/50 से 1/100 एक तरह से तीन 1/3 स्टॉप या फिर एक पूरा फुल स्टॉप ऑफ लाइट है। अब ये 3 स्टेप्स जो हैं, इस 3 स्टेप को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि मैं 2 स्टेप तो जाऊँगा अपर्चर में और 1 स्टेप जाऊँगा आईएसओ में, या फिर 2 स्टेप जाऊँगा आईएसओ में और 1 स्टेप जाऊँगा अपर्चर में, या फिर तीनों के तीनों स्टॉप में जाऊँगा अपर्चर में और तीनों के तीनों स्टेप्स या तो मैं जा सकता हूँ आईएसओ के थ्रू। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जब आप फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे तो अगर आपका इस कॉन्सेप्ट पे पकड़ समझ में आ गई तो आपको बार बार फ़ोटो को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आई पीस के अंदर देखते हुए ही अगर आपने शटर, आईएसओ या अपर्चर में किसी में भी कुछ चेंज किया, अगर आप उसको मेंटली काउंट कर लेंगे कि मैंने कितने स्टेप चेंज किए, तो उसी स्टेप्स को आप वापस से शटर और आईएसओ या वाइस वर्सा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज के मॉड्यूल में हम लोग एक्सपोजर ट्रायंगल के तीनों वेरिएबल, अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ, तीनों के कॉम्बिनेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है एक पिक्चर लेने के लिए, उस बारे में सीखेंगे। उसके अंदर 2 कड़ियाँ हैं। एक तो हम पहले एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से तीनों वैल्यूज़ को एक साथ चेंज करके आपस में उनकी इंटरडिपेंडेंस और उनका क्या रिलेशन है आपस में एक्सपोजर के साथ में, ये चीज़ को समझेंगे। एंड सेकेंड कड़ी में हम लोग कुछ फ़ोटोज़ का एग्जाम्पल लेंगे जिसके पीछे मैं आपको उनकी स्टोरी और एग्जीक्यूशन और कैमरा सेटिंग्स के बारे में बात करूँगा। तो शुरुआत करते हैं पहले एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक सीन के अंदर हमारे कैमरे को रखा है, और इसके अंदर एक फोरग्राउंड भी है
और एक बैकग्राउंड भी है, ताकि हम लोग जब अपर्चर की वैल्यूज़ को चेंज करें तो हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड वाले चेंजेस को भी इसमें नोटिस कर सकें। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आप अपना किसी चीज़ का इमेज लेना चाहते हैं या फिर आप अपना फ्रेम सेट कर लेते हैं, तो सबसे पहली जो स्टेप होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम शुरुआत में, जब तक कि आप काफ़ी हद तक कैमरे पे परफेक्ट ना हो जाएं या फिर आपको कैमरे की सब सेटिंग्स एकदम दिमाग में याद ना हो जाएं, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि कैमरे का फीडबैक लेना। कैमरे का फीडबैक मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोजर कंपनसेशन स्केल है एक, और ये हमारा फोकस पॉइंट है जो आप देख सकते हैं कि एक रेड कलर का फोकस पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसको मैंने यहाँ क्लिक किया है तो उस हिसाब से कैमरा अपना फीडबैक दे रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया का क्या सही एक्सपोजर होना चाहिए। अब मैं जब थोड़ा सा डार्क एरिया में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि अब कैमरे का फीडबैक चेंज हो गया, यानी उसने ये बताया कि इसमें और ज़्यादा लाइट होने की ज़रूरत है। तो जब वैल्यू 0 पे आएगी हम, और 0 पे लाने के लिए हम लोग अपर्चर, शटर या ISO किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो जब वैल्यू 0 पे आएगी तो वो कैमरे के फीडबैक के हिसाब से परफेक्ट एक्सपोजर है, परफेक्ट। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रूरी है वो जानना कि कैमरे का फीडबैक भी कैमरे की सेटिंग के हिसाब से डिफ़र करता है। तो उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार कैमरे की वो सेटिंग समझ लेते हैं जिसको मीटरिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग कैमरे की मीटरिंग वाले फंक्शन को टच कर रहे हैं, मीटरिंग। एंड यहाँ पे अभी तक जो हमारी मीटरिंग सेलेक्टेड थी वो थी स्पॉट मीटरिंग। तो कैमरे में मुख्यतः 3 तरह की मीटरिंग होती है। एक होती है मैट्रिक्स मीटरिंग, एक होती है सेंटर वेटेड मीटरिंग, और एक होती है स्पॉट मीटरिंग, जिस पे हम अभी काम कर रहे थे। तो स्पॉट मीटरिंग मतलब वो है कि जहाँ पे हम लोग हमारा फोकस पॉइंट सेट करते हैं, कैमरा सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया का फीडबैक हमको देके बताता है कि इसका एक्सपोजर सही क्या होना चाहिए, और कैमरा फीडबैक देता है उस एक्सपोजर कंपनसेशन स्केल के थ्रू। सेंटर वेटेड मीटरिंग में वो एकदम उस स्पॉट का एक्सपोजर नहीं बताता जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं, उसके आसपास के थोड़े से एरिया का लेके उसका एवरेज निकाल के एक आपको फीडबैक देता है। और मैट्रिक्स मीटरिंग, जो कि ये समझ सकते हैं कि एक इसका ऑटो मोड है, जिसके अंदर वो पूरा का पूरा जो हमारे कैमरे के अंदर जो सीन है, पूरा सीन, उस पूरे सीन का एक एवरेज एक्सपोजर लेके आपको बताता है कि ये एवरेज एक्सपोजर होना चाहिए। तो वो एक तरह से ऑटो मोड है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया का एक्सपोजर नहीं लेना और आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे सीन का एक्सपोजर ठीक ठाक आ जाए पहली बार में, तो अपन मैट्रिक्स मीटरिंग सेलेक्ट करेंगे। मगर जैसे जैसे आप थोड़ा सा प्रिसाइज काम करेंगे और फोटोग्राफी की सेटिंग्स को ज़्यादा समझ लेंगे तो स्पॉट मीटरिंग ज़्यादातर काम आ जाती है। फ़िलहाल इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग स्पॉट मीटरिंग को यूज़ कर रहे हैं। तो वापस आते हैं हमारे लाइव डेमो की तरफ। तो आप देखेंगे कि भी एक्सपोजर पॉइंट यहाँ पे है और कैमरे का फीडबैक उसके हिसाब से कुछ आ रहा है। वो 0 से हट के है, इसका मतलब या तो हमें एक्सपोजर बढ़ाना है या कम करना है। अभी हम डार्क एरिया में जाके फोकस पॉइंट को डालते हैं तो हम देखेंगे कि कैमरे का फीडबैक अब पहले के मुकाबले अलग है। अब वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चला गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसी हिसाब से कि सबसे पहला शॉट हम कैमरे की फीडबैक के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे ये 0 से अलग दिखाई दे रहा है। अब 0 पे आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्योंकि मैंने ये शॉट ट्राइपॉड पे लगा रखा है तो हम लोग शटर स्पीड को सबसे ईजिली हिला सकते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे जैसे से मैंने शटर स्पीड बढ़ानी शुरू की तो ये फाइनली 0 पे आ गया। मगर मेरे हिसाब से ये एक्सपोजर अभी थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है। मगर पहला शॉट हम लोग कैमरे के फीडबैक के हिसाब से लेते हैं और ये हम शॉट क्लिक करेंगे। ये शॉट क्लिक हो गया, ये शॉट आ गया फाइनली। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पहला शॉट अगर आप कैमरे के फीडबैक के हिसाब से लेंगे तो एक तरह से आप जो एक्सपोजर पे पहुंचना चाहते हैं, सही एक्सपोजर पे पहुंचना चाहते हैं, उसके आप बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। या तो ये आपके लिए सही एक्सपोजर हो सकता है या फिर आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है, तो मैं कैमरे की फीडबैक के अगेंस्ट वापस से थोड़ा सा शटर स्पीड फास्ट करूँगा, यानी मैं कम लाइट अंदर आने दूँगा। तो मेरे हिसाब से 1/100 पे हमें परफेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है, जैसा मैं इस सीन को देख सकता हूँ सामने। तो मैं इस पर शॉट क्लिक करूँगा। अब जो कॉम्बिनेशन की बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि तीनों वेरिएबल के आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे जैसे तीनों के तीनों वेरिएबल जो कि ISO, अपर्चर और शटर स्पीड, इन तीनों के वेरिएबल में जो भी स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होते हैं, वही स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आप जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1/100 पे हूँ और अब मैं इसको और कम करता हूँ, यानी सीन डार्क हो रहा है क्योंकि शटर स्पीड बढ़ रही है और लाइट कम अंदर आ रही है। मैं 2 स्टेप आगे गया
तो आपने देखा 1/100 से 1/125 एंड 1/160, यानी मैंने 2 स्टेप शटर स्पीड बढ़ाई है। अब मेरे को वापस से वही एक्सपोजर चाहिए, तो अब मेरे को बाकी के वेरिएबल्स में क्या चेंज करना होगा। यानी मेरी लाइट कम हुई है, इसका मतलब मेरे को लाइट बढ़ानी है। अपर्चर ऑलरेडी हमारा 1.8 पे है, तो इससे ज़्यादा वाइड ये वाला लेंस सपोर्ट नहीं करता, तो मैं अपर्चर में अपर्चर को और ज़्यादा नहीं खोल सकता, यानी अपर्चर के थ्रू मुझे फर्दर लाइट नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ पे ISO को जाके 2 स्टेप बढ़ाऊँगा, 1 एंड 2। तो ये ISO स्केल के अंदर मैंने 2 स्टेप बढ़ाया, तो हम वापस से उसी एक्सपोजर पर आ गए। अब सेम चीज़, अब अगर हमको मान लीजिए कि अपर्चर को चेंज करना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी अपर्चर कम हो गया। अब अपर्चर कम होने के कारण 3 स्टेप मैंने अपर्चर कम किया है, तो उसमें जितना एक्सपोजर में चेंज आया, अब मुझे वापस मेरे पुराने ओरिजिनल एक्सपोजर पर जाना है। तो या तो मैं ISO को और 3 स्टेप बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ISO बढ़ाने से हमारा एक्सपोजर बढ़ता है, मगर ISO ज़्यादा बढ़ाने से हम ये भी जानते हैं कि उसके कारण नॉइज़ आ जाती है, तो हम वो अवॉइड करेंगे। और यहाँ पे मैं शटर स्पीड वापस से 3 स्टेप बढ़ाऊँगा, 1 2 3, तो हम वापस से अब अपने ओरिजिनल एक्सपोजर पर आ गए। तो आप चाहें तो मैं ये वाला शॉट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और एक मैंने 1/80 पे लिया। अब मैं वापस से अपर्चर को 3 स्टेप आगे बढ़ा के अपर्चर को 3 स्टेप कम करता हूँ और ये वाला शॉट क्लिक करता हूँ। अब आप इन दोनों शॉट को कंपेयर करके देखिए, ऑल्दो दोनों शॉट के अंदर अपर्चर का थोड़ा फ़र्क है, मगर एक्सपोजर बिल्कुल सेम है। और अब इसी शॉट को हम लोग सेम एक्सपोजर रखेंगे, बट ISO सिर्फ चेंज करेंगे। मान लीजिए मेरे को ISO 3 स्टेप चेंज करना है, यानी मैं डार्क चला गया। अब यही 3 स्टेप को मैं एडजस्ट करूँगा शटर स्पीड के अंदर। तो आपने देखा कि हम कोई सी भी वैल्यू को किसी भी 1 स्टेप, 2 स्टेप या 3 स्टेप, जो भी स्टेप्स हमारे दिमाग में उस हिसाब से चेंज करेंगे, तो वही स्टेप हम दोनों वैल्यूज़ के अंदर चेंज करेंगे, तो हम सेम एक्सपोजर पर आ सकते हैं। तो अभी पिछले कुछ एग्जांपल में हमने देखा कि हमने एक बार अपर्चर को चेंज किया और उसी वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए या तो हमने शटर स्पीड को छेड़ा या ISO को छेड़ा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आप शटर स्पीड क्लोज़ करते हैं, मैं शटर स्पीड 3 स्टेप क्लोज़ करता हूँ, तो मेरा एक्सपोजर 3 स्टेप कम हो गया यहाँ पे। तो मैं वो 3 स्टेप डिवाइड कर सकता हूँ इन दोनों बाकी बचे वेरिएबल्स में। जैसे मैं मान लीजिए चाहता हूँ कि मैं अपर्चर को सिर्फ 2 स्टेप ओपन अप करूँगा, 1 और 2, और ISO में मैं 1 स्टेप, तो भी हम फाइनली वापस से वही एक्सपोजर पर आ गए। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप फील्ड में क्लिक कर रहे होंगे, हाथों हाथ दिमाग में कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान है कि जो भी आप एक्सपोजर में चेंजेस ला रहे हैं, वो आप दिमाग में नोट कीजिए कि आपने कितने स्टेप चेंजेस किया, और उस स्टेप को आप बाकी के 2 वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये था हमारा लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन। अब कुछ चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों को मैं आपको कुछ इमेजेस के थ्रू और उसके अंदर क्या सोच के साथ इमेज क्लिक किए, किस सेटिंग्स के साथ किए, वो समझाऊँगा। ये इमेज करीबन 4 या 5 साल पहले मैंने लद्दाख में ली है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट एक रनर था, एंड आइडिया ये था कि उसकी रनिंग प्रोफाइल के लिए एक फ़ोटो लेना था। तो एंड वो लद्दाख में एक रेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आया हुआ था। तो लद्दाख के लैंडस्केप को यूज़ करते हुए आउटडोर में जाके उसके साथ ऐसा शॉट लेने का प्लान हुआ। एंड धीरे धीरे उसके साथ अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हुए ये महसूस हुआ कि एक्चुअली जिस तरह से वो रनिंग करते हुए महसूस करता है, उस तरह की फीलिंग को अगर फ़ोटो में दिखाया जा सके तो वो बढ़िया होगा। एंड उससे बातचीत करने पता पड़ा कि जब वो रन करता है तो उसको ऑलमोस्ट ऐसा महसूस होता है कि वो हल्का, और वो काफ़ी हल्का महसूस करता है, और उससे ऐसा महसूस होता है कि वो उड़ रहा है। तो उसी आइडिया को फॉरवर्ड लेते हुए उसके साथ हमने इस शॉट को प्लान किया, और यहाँ पे उसने एक जंप लिया, एंड उस जंप को कैप्चर सही जगह पे करने का आइडिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में सन है जिसकी सन बर्स्ट आ रही है, एंड बीच में हमारा सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट बिल्कुल शार्प और एक फास्ट मोशन को फ्रीज़ किए वाला एक्शन है यहाँ पे। तो हमने हाई शटर स्पीड को यहाँ पे यूज़ किया, बट हम बहुत ज़्यादा हाई शटर स्पीड भी नहीं रखते क्योंकि ये शाम का वक्त है, एंड शाम के वक्त अगर हम ज़्यादा हाई शटर स्पीड रखेंगे इसका मतलब हमारी लाइट कम आएगी, और लाइट कम आएगी तो ऑलरेडी शाम में लाइट कम ही होती है। और अपर्चर को भी इसमें पूरा का पूरा हाई अपर्चर रखा गया है, क्योंकि आइडिया ये था कि शुरुआत से लेके जो सामने का पत्थर है और पीछे की माउंटेन्स, वहाँ तक इमेज को शार्प लेना है। उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो नहीं होनी चाहिए, डेप्थ ऑफ फील्ड डीप होनी चाहिए। तो अपर्चर स्पीड, अब अपर्चर हाई रखना था,
शटर स्पीड तेज़ रखनी थी, तो इसमें हमने ISO को थोड़ा सा बम्प अप किया है, यानी ISO को बढ़ाया है। ISO को तकरीबन 800 ISO पे शॉट को लिया गया एंड सही वक्त के मतलब और 2-3 शॉट की प्रैक्टिस के बाद में ये सही शॉट आ सका। ये दूसरी इमेज में आप एक आदमी को देख सकते हैं जो चारा लेके सर पे जा रहा था, और ये शॉट 2 साल पहले बॉम्बे टू गोवा साइकिलिंग करते वक्त लिया है। मैं और मेरे 2 दोस्त हम लोग साइकिलिंग कर रहे थे, तभी बीच में ये आदमी हमें दिखा और वो काफ़ी मुस्कुराता हुआ, काफ़ी झूमता हुआ अपना चारा लेके रोड पे से जा रहा था। तो मैंने साइकिल पार्क की और अपने मोबाइल के साथ उनके सामने पहुंचा और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनका एक फ़ोटो ले सकता हूं। बट उनके आगे वाला उनके सर पे रखा हुआ भूसा इतना ज़्यादा था, तो आइडिया ये था कि अगर भूसे पे बहुत ज़्यादा फोकस किया तो शायद उनके चेहरे पे और उनकी खुद की जो प्रोफाइल है, बॉडी है, उस पर फोकस चला जाएगा। तो इसको मैंने मोबाइल के पोर्ट्रेट मोड में क्लिक किया है, जिसमें फ़ोकस उनके चेहरे और उनकी बॉडी पे रखा। तो इस कारण से आप देख सकते हैं कि सामने ऊपर की तरफ जो भूसा है वो थोड़ा आउट ऑफ फोकस है और पीछे का जो सरफेस है वो भी थोड़ा आउट ऑफ फोकस है। तो ये शॉट मोबाइल से लिया हुआ है, बट इसी तरह के शॉट को हम कैमरे में भी ले सकते हैं विद उसी तरह की सेटिंग्स को सोच के। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मोबाइल हो चाहे आपका कैमरा हो, सही सेटिंग सही जगह इस्तेमाल की जाए तो मतलब इमेज वाला इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक एक जैसा हो सकता है। तो ये दूसरी इमेज में आप देखेंगे ये शॉट भी मैंने मोबाइल से लिया है और ये उसी जर्नी का एक दूसरा दिन है जब मैं मेरे दोस्तों के साथ साइकिलिंग कर रहा था और हम शाम के वक्त एक बीच पे जाके पहुँचे। तो वहाँ पे जब हमने साइकिल को हमारे सामने पार्क किया तो शाम को सूरज नीचे होता है, इस कारण से जो शैडो बनती है वो काफ़ी लंबी बनती है और शाम के वक्त काफ़ी ऑरेंज और पिंक या फिर रेड कलर की जैसी लाइट हो जाती है सूरज की। तो वो काफ़ी सुंदर दृश्य था। एंड सामने जब तो मैंने एक शॉट लिया जिसमें सिर्फ ये दोनों साइकिल पड़ी हुई थी और नीचे की तरफ जो लंबी शैडो है वो भी काफ़ी अच्छा शॉट लग रहा था, बट मुझे फिर भी थोड़ी कमी लग रही थी। तो मैंने थोड़ी देर उसी पोजीशन में वेट किया और एंड बीच में लोग घूमते रहते हैं। उसी वक्त मुझे ये लेडी जाती दिखाई दी, इनकी थोड़ी सी ड्रेस भी ट्रेडिशनल थी, ये महाराष्ट्र का सीन है। तो बस सही टाइम पे मोबाइल का शटर प्रेस किया और मेरे हिसाब से ये इमेज बन गई। यहाँ पे बस देखने की बात यह है कि यहाँ पे आप यहाँ पे मैंने मोबाइल के अंदर फोकस पॉइंट साइकिल को रखा है, क्योंकि इसमें अगर आप स्काई के ऊपर उसको फोकस करते हैं तो आगे का एरिया काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो इसमें थोड़े मोबाइल की कैपेबिलिटी पे डिपेंडेंट ये शॉट है कि अगर आपका मोबाइल थोड़ी सी बेहतर इमेजेस ले सकता है तो आगे और पीछे की एक्सपोजर ठीक से बैलेंस कर सकता है। बट एनीवे ये शॉट इस तरह से लिया गया। और अगर इसी तरह के शॉट को मेरे को SLR कैमरा पे लेना होता तो आप इसमें देख सकते हैं कि आगे से पीछे तक अपने पास शार्पनेस पूरी है। तो मैं इसमें अपर्चर को हाई रखता, शटर स्पीड को अगेन हाई रखता, क्योंकि जो लेडी वहाँ से चल के जा रही है वो भी थोड़ा सा फास्ट मोशन है, और मैं थोड़ा सा ISO को ज़्यादा रखता। और इमेज एडिटिंग के अंदर जाके मेरे को शायद उस शॉट के अंदर थोड़े से जो डार्क एरिया है और जो थोड़े से ज़रूरत से ज़्यादा ब्राइट एरिया है उनके ऊपर काम करना पड़ता, जिसको हम थोड़ा आगे जाके सीखेंगे इमेज एडिटिंग बेसिक्स वाले मॉड्यूल के अंदर। मगर ये शॉट मोबाइल से भी लिया जा सकता है जैसा कि आप देख रहे हैं, और काफ़ी खुशी हुई मुझे तो फाइनली ये शॉट ऐसा निकल के आया। ये इमेज मैंने करीबन 2012 में जयपुर में जवाहर कला केंद्र में ली थी, जहाँ पे मैं एक आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट कर रहा था। तो मैं पूरे जवाहर कला केंद्र को डॉक्यूमेंट कर रहा था। शायद आप लोगों में से कुछ ने देखा भी होगा, जवाहर कला केंद्र आर्किटेक्चर के हिसाब से काफ़ी सुंदर जगह है। तो जब मैं इस एरिया में पहुंचा, जवाहर कला केंद्र का ये एक आंगन जैसा एक एरिया है, एंड फिर मैंने उसमें ऊपर देखा तो मुझे ये पैटर्न दिखाई दिया, लेफ़्ट और राइट काफ़ी हद तक मिरर इमेज जैसे थे। एंड उस वक्त जिस तरह से सनलाइट उस पर पड़ रही थी तो राइट वाले पोर्शन की कुछ शैडो भी लेफ़्ट साइड में पड़ रही थी। एंड तो ये अपने आप में, और एंड पूरा का पूरा जवाहर कला केंद्र एक पिंक कलर का है जैसा जयपुर है, उसके अगेंस्ट पीछे ब्लू स्काई, तो अपने आप में ये एक इमेज मतलब बहुत ही शानदार इमेज बन रही थी वहाँ पे। बट उसमें अच्छी चीज़ ये हुई कि थोड़ी देर में वहाँ पे कबूतर काफ़ी ज़्यादा आने लगे। एंड फिर मेरे दिमाग में यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही जगह पे कुछ कबूतर को इस शॉट के साथ कैसे मर्ज कर सकता हूँ। तो मैंने जो शॉट प्लान किया तो मैंने देखा कि कुछ कबूतर ऐसे हैं जो अपनी जगह ज़्यादातर टिक गए, और कुछ कबूतर ऐसे थे जो लेफ़्ट से राइट बार बार उड़ रहे थे। तो एक शॉट मेरे दिमाग में बन गया कि जो लेफ़्ट साइड में शैडो नीचे पड़ रही है राइट साइड वाले पोर्शन की, उसके ऊपर एक कबूतर की शैडो पड़ेगी, और राइट साइड के अंदर जो 3 कबूतर बैठे हैं
तो ये एक बार में एक इमेज कैप्चर हो गई थी। बट अभी मुझे इसमें थोड़ी सी कमी लग रही थी कि कुछ तो इसमें थोड़ा सा डायनेमिक या फिर चलता फिरता एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि कबूतर उड़ते हैं। तो फिर मैं कई सारे शॉट उसी पोजीशन में बैठ के, एक्चुअली मेरी पोजीशन भी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि ये शॉट बिल्कुल सर के ऊपर था। तो एक्चुअली मैं पूरी तरह से नीचे लेटा हुआ था और मैंने कैमरा ऊपर की तरफ कर रखा था। जैसे हम सोते हैं सीधे लेट के, मैं सीधा लेटा हुआ था पूरा नीचे, ताकि मैं इस एरिया के बीच में रहूं और ये मिरर इमेज टाइप की चीज़ को कैप्चर कर सकूं, और कैमरा ऊपर की तरफ था। फिर थोड़े से शॉट ट्राई करने के बाद एक कबूतर बिल्कुल सेंटर से जब निकला, उस वक्त मैंने किस्मत से सही टाइम पे शटर प्रेस किया और फाइनली ये रिज़ल्ट निकल के आया। तो अभी तक भी ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट इमेज है, क्योंकि आई थिंक इसको लेने में मेरे को करीबन आधा पौना घंटा इन्वेस्ट करना पड़ा, और एक एक शॉट के बाद मुझे कुछ कुछ नए आइडिया आ रहे थे कि ये और थोड़ा बेहतर हो सकता है, और थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो ये स्टोरी है इस शॉट के पीछे की। और अगर सेटिंग्स पे जाएं तो यहाँ पे वापस से हाई शटर स्पीड रखना ज़रूरी था, क्योंकि उड़ता हुआ कबूतर कैप्चर करना था। एंड सेकेंडली अपर्चर भी थोड़ा सा हाई रखना ज़रूरी था, क्योंकि सब कुछ शार्प चाहिए था। बट क्योंकि दोपहर का वक्त था तो मुझे लाइट की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं एक नॉर्मल ISO और नॉर्मल शटर स्पीड और एक थोड़ा सा हायर अपर्चर पे काम करके शॉट को ले सकता था। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं हर इमेज में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैमरा सेटिंग्स के बारे में बात कर सकूँ, बट जैसे जैसे आप काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे कैमरा के साथ मतलब आपकी फेमिलियरिटी बढ़ती जाएगी, तो वो सब चीज़ें आपको वैसे भी याद हो जाएंगी। उसके बाद सारा इमेज लेने का आइडिया, कॉन्सेप्ट और आप किस तरह से किस इमेज को सोचते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सेटिंग्स को सीखिए, बट सेटिंग्स सीखने के बाद ही सब कुछ अच्छी तरह से शुरू होगा। तो ये अगला फ़ोटो ये मैंने करीबन 5 साल पहले एक क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन के वक्त लिया था, जिसमें हमारी टीम के 2 टेंट बेस कैंप पे लगे हुए थे, जो कि एक ग्रासलैंड वाले एरिया में था। उसके पीछे एक छोटा सा लेक है, और उसके पीछे जो आप स्नो वाली पीक देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली, वही हमारा क्लाइंबिंग ऑब्जेक्टिव था। इस पीक का नाम है कोरंग 2, ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के। तो जब हम शाम को सो रहे थे और अगले दिन हमको एडवांस कैंप के लिए निकलना था, तो उस वक्त क्योंकि ऐसी हाइट पे करीबन ये 4,500 मीटर की एल्टीट्यूड होगा, यहाँ पे जनरली स्काई बहुत क्लियर होता है और दूर दूर तक कोई लाइट नहीं, कोई ह्यूमंस नहीं, कोई मकान नहीं, कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं। तो लाइट पोल्यूशन भी ना के बराबर होता है। तो ऐसे वक्त में आइडिया यही था कि इस शॉट को लिया जाए स्टार्स के साथ में। तो इस शॉट को लेने के लिए ट्राईपॉड पे एक लॉन्ग एक्सपोजर लगाना पड़ता है, क्योंकि जनरली स्टार्स को कैप्चर करने के लिए हमें एक लॉन्ग एक्सपोजर चाहिए, करीबन 30 सेकंड का या 20 सेकंड का। तो उससे स्टार्स आ गए, और नीचे जो टेंट लगे हुए हैं उसके अंदर जो आप लाइट जलती देख रहे हैं, तो वो हमारे 2 दोस्त हैं, उन्होंने अंदर जाके उस टेंट के ऊपर पूरी अंदर टॉर्च को लाइट मारी। तो ये एक 30 सेकंड का कंबाइंड एक्सपोजर है, जिसमें स्टार्स को कैप्चर किया गया है और जो टेंट है उसके अंदर आर्टिफिशियल लाइट से उनको लाइट अप किया गया। बट टोटल मिला के फाइनली ये शॉट बनता है। ये नेक्स्ट इमेज मैंने राजस्थान में पुष्कर में एक रिजॉर्ट की फ़ोटोग्राफी करते वक्त ली है। इस इमेज को लेते वक्त आइडिया ये था कि जो इस रिज़ॉर्ट के ओनर हैं, उन्होंने इस पूरे रिज़ॉर्ट को इस तरह से बनाया था कि यहाँ पे चारों तरफ हवा और रोशनी की कमी बिल्कुल नहीं होती थी। तो ये पूरी उनके डिज़ाइन में झलकता भी है, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे लाइंस को इस्तेमाल किया, जिस तरह से खिड़की को इस्तेमाल किया, जिस तरह से दरवाज़ों को इस्तेमाल किया। एंड उनके पूरे रिज़ॉर्ट में इस तरह के इमेजेस सुबह शाम डेफिनेटली बनते थे। जब सनलाइट पड़ती थी और वो खिड़की के थ्रू पड़ती थी, तो खिड़की की इमेज नीचे दीवार पे या फिर नीचे ज़मीन पे बनती थी। तो आइडिया था कि उसी को कैप्चर करना है, एंड इसलिए शाम के वक्त लिया हुआ शॉट है, तकरीबन 5 बजे के आसपास, जब सन थोड़ा सा नीचे था और हमारी जो शैडोज़ और नीचे जो इमेज बन रही है वो काफ़ी लंबाई में बनेगी। तो उससे एक तरह से हमारा नीचे का जो ब्लैंक एरिया है, जो कि सिर्फ एक टाइल्स है या फिर नीचे ज़मीन है, वो काफ़ी लाइवली और सुंदर बन गया, क्योंकि उसमें वो इमेजेस बन रही हैं नीचे। उसी तरह से लेफ़्ट में आप दीवार पे देखेंगे तो वो भी काफ़ी सुंदर बन गया। तो एक तरह से अगर आप इसी शॉट को आप दोपहर में लें, तो ना हमको ये लेफ़्ट वाली इमेज मिलेगी, ना नीचे ज़मीन के ऊपर ये इमेज बनेगी। तो ये एरिया बिल्कुल खाली लगेगा। अभी ये एरिया पूरा अपने आप में एक भरा हुआ और सुंदर एरिया लग रहा है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि किस टाइम फ़ोटोग्राफी की जाए। अगर आप सनलाइट के साथ कर रहे हैं
तो यहाँ पे शाम के वक्त लिया हुआ शॉट है ताकि सनलाइट की लाइट का सही तरीके से उपयोग हो पाया है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसा कि हमने पिछले कुछ मॉड्यूल्स में जाना था कि सन बर्स्ट को कैप्चर करने के लिए हम अपर्चर को हाई रखते हैं। यहाँ पे एनीवेज हम लोग एक आर्किटेक्चर शॉट कर रहे हैं जिसमें शार्पनेस हमको शुरुआत से एंड तक अच्छी चाहिए, तो हम अपर्चर वैसे भी हाई रख रहे हैं। एंड उसी चीज़ में अगर आप अपनी पोजीशन, जैसे कि मैंने इसमें अपनी पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट किया ताकि जो सन है वो थोड़ा सा बाहर निकले वो ऊपर वाली दीवार से। अगर वो बिल्कुल उसके पीछे चला जाएगा तो सन बर्स्ट नहीं दिखेगा, और वो बिल्कुल उससे नीचे आ जाएगा तो भी नहीं दिखाई देगा। तो वो उससे थोड़ा सा बाहर निकल रहा है और अपर्चर हाई है, तो वो हमको किरणों वाला इफेक्ट मिला। तो ओवरऑल मतलब इसमें कई सारी चीज़ें हम ऐड कर पाए क्योंकि हमने बस सनलाइट को सही टाइम पे और सही एंगल पे यूज़ किया। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानने की ये है कि सनलाइट के साथ काम करते वक्त ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सनलाइट का एंगल क्या रहेगा, किस टाइम पे कैसी सनलाइट मिलेगी, उसका क्या कलर होगा और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे सब्जेक्ट्स के साथ में। तो ये एक इमेज है जो 2016 में लद्दाख में ली गई है, और मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डबल रेनबो है यहाँ पे। तो डबल रेनबो मैंने भी इससे पहले कभी देखा नहीं था ज़िंदगी में, और लद्दाख में मैं एक शूट पे था। तो वहाँ पे एक जगह है शांति स्तूपा, अगर आप में से कोई ले सिटी गया है जो लद्दाख की कैपिटल है, वहाँ से थोड़ा सा ले सिटी का व्यू ऊपर से मिलता है जैसा पहाड़ी से। तो हमने देखा कि मौसम बिगड़ रहा है वहाँ पे, मतलब शाम के वक्त एकदम से थोड़े काले बादल आ गए थे और बारिश का सा मौसम हो रहा था, बट एक पर्टिकुलर एरिया से अपना सन भी पूरी तेज़ी से चमक रहा था। तो मुझे ऐसा लग गया था कि अगर अभी बारिश हुई और अगर सूरज भी बाहर है तो पक्का रेनबो तो बनेगा। तो वो ये भांपते हुए फटाफट दिमाग में ये आया कि शांति स्तूपा पे चलते हैं और भाग के ऊपर चलते हैं। तो जल्दी जल्दी भाग के ऊपर चढ़े और वहाँ पे हम लोग पोजीशन करके बैठ गए अपने अपने कैमरे। मेरे साथ 2-3 लोग और भी थे, तो फिर सामने यहाँ पे कैमरा कैप्चर किया। थोड़ी देर में लग रहा था कि ऊपर शायद आना ख़राब हो गया, ऊपर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि मौसम ख़राब था, मगर अभी तक अंधेरा होने में टाइम था आधा पौना घंटा। एंड मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि स्पेशली नेचर फोटोग्राफी या आउटडोर फोटोग्राफी में ख़राब मौसम के बाद वाला जो सीन होता है वो जनरली कुछ ना कुछ मैजिकली होता है। तो उसके लिए वेट करना चाहिए। उसी आइडिया को लेके वहाँ पे थोड़ी देर और वेट किया। फिर वहाँ पे हवा तो काफ़ी तेज़ चली रही थी और बादल एकदम से क्लियर हो गए। एंड सामने बादल क्लियर तो हुए मगर हवा के कारण उनकी जो बारिश थी वो इसी एरिया में आ रही थी। और शायद आपको रेनबो का कॉन्सेप्ट पता होगा कि रेन ड्रॉप्स के थ्रू जब सनलाइट पास होती है तो रेनबो बनता है। एंड वही सामने हुआ। एंड उस दिन की किस्मत समझ लीजिए कि एक नहीं 2 रेनबो बने। तो मतलब ये शॉट मिस करने के लिए तो था नहीं, और ऑब्वियसली जो आंखों के सामने देखा वो अभी तक अच्छी तरह से याद है। एंड इसमें अच्छी बात यह है कि एक्सपोजर, यहाँ पे आप एक्सपोजर की बात देखेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा जो बॉटम पोर्शन है, जो सिटी वाला पोर्शन है जहाँ पे पेड़ वेड़ दिख रहे हैं, वो थोड़ा सा डार्क है। एंड जहाँ जहाँ सनलाइट पड़ रही है वो थोड़ा सा ब्राइट है। तो वो जानबूझ के उसी हिसाब से एक्सपोजर लिया गया है कि जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है वो वाला एरिया अच्छी तरह से एक्सपोज होना चाहिए। और यहाँ पे ऑब्वियसली वापस से हाई अपर्चर पे काम किया है क्योंकि हमको सीन पूरा का पूरा शार्प लेना है इसमें। और शटर स्पीड यहाँ ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड था तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इतना ज़्यादा लाइट की कमी नहीं भी थी। तो इसमें सेटिंग्स से ज़्यादा मैं कहूँगा कि सही शॉट का वेट करना और कई बार थोड़ा किस्मत का साथ देना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट इमेज में आप देखेंगे कि जो हमने शटर स्पीड मॉड्यूल में मोशन ब्लर को समझा था ये उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये शॉट मैंने लिया है 2015 में एक साइकिल रेस को हिमाचल प्रदेश में कवर करते वक्त। इसमें आप देख सकते हैं कि जो साइकिलिस्ट है वो और उसकी साइकिल, ये पूरा एरिया शार्प है, मगर जो हमारा बैकग्राउंड है और नीचे जो ज़मीन है वो हमको थोड़ी सी ब्लर्ड दिखाई दे रही है। मतलब वो धुंधली तो नहीं कहूँगा बट वो ऐसा लग रहा है कि वो चल रही है, मोशन में है। तो यही क्रिएटिव मोशन ब्लर है जिसको हम यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरह के शॉट में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइट की कमी थी इसलिए हमारा शॉट ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जानबूझ के जो किया गया है वो ये है कि अपर्चर को मैक्सिमम वैल्यू पे ले जाया गया है। मेरा जो ये लेंस है जिस पे मैंने क्लिक किया उसमें अपर्चर f28 पे चला गया था। एंड f28 पे जाने के कारण अब और ISO को भी मिनिमम पे रखा गया। अब इससे होगा ये कि आपका एक तरह से शॉट बहुत डार्क हो गया, मगर आप शटर स्पीड अब जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे
यानी कि शटर स्पीड को स्लो करते जाएंगे तो आपकी लाइट अंदर आने लग जाएगी। और करीबन 1/15 या 1/10 के आसपास तब तक एक्चुअली अपना हाथ का शेक भी शटर स्पीड के अंदर इम्पैक्ट डालने लग जाता है। मगर अब इस तरह के शॉट लेने के लिए आप शटर स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखेंगे एंड जो सब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है उसके साथ आप कैमरे का मूवमेंट करेंगे। यानी ये सब्जेक्ट फ्रेम के लेफ़्ट से राइट आगे जा रहा है तो मेरे कैमरे का मूवमेंट भी लेफ़्ट से राइट। एंड अब इसमें टेक्निक या फिर प्रैक्टिस वहीं पे काम आती है कि आपको उस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि सामने जो सब्जेक्ट है उसकी स्पीड और आपके कैमरे की मूवमेंट की स्पीड, अगर ये दोनों मैच हो गई तो जो सब्जेक्ट आपके कैमरे के बराबर स्पीड पे मूव कर रहा है वो एकदम शार्प और एकदम फोकस में दिखाई देगा, जबकि पीछे का जो स्टेशनरी सब्जेक्ट है जो कि है पेड़ और आकाश और पीछे के पहाड़ और नीचे की ज़मीन, वो स्टेशनरी है तो वो ऐसा ब्लर्ड जैसा दिखाई देगा। तो इस शॉट को आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप इस तरह के शॉट्स को आप रोड साइड प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोड पे खड़े होके आप जो भी सामने व्हीकल निकल रहे हैं उनकी स्पीड को मैच करने की कोशिश कीजिए अपने कैमरे की मूवमेंट की स्पीड से। एंड तो ये इसका रिज़ल्ट है कि हम क्रिएटिव मोशन ब्लर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगला शॉट मैंने 2018 में एक एक्सपीडिशन को कवर करते वक्त लिया है। ये 3 महीने का एक्सपीडिशन था जिसमें 4 लोग गंगोत्री से गंगा सागर जो कि वेस्ट बंगाल में 3000 किलोमीटर की यात्रा गंगा रिवर पर अपने पैडल बोट के थ्रू कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में एक चप्पू जैसा है और उसके नीचे जिस चीज़ पे खड़ा है उसको पैडल बोट कहते हैं। ये एक तरह की नाव है बट इसमें हम बैठ नहीं सकते, इसके ऊपर खड़े होकर इसको चलाते हैं। तो ये शाम के वक्त अपने उस दिन की कैंपिंग लोकेशन पे पहुंचने वाले थे और हम लोग बोट में इनको कवर कर रहे थे, ये 4 लोग। उनमें से एक जना जो है वो उस वक्त थोड़ा सा आगे चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको कैप्चर किया जाए। तो हम एक 3 मंजिला बोट में थे जो कि एक छोटा सा शिप ही है, बट इसमें मेरा आइडिया ये था कि काफ़ी सारे शॉट मुझे उस तरह के मिल गए थे कि जिसमें सामने सूरज था और नीचे समुद्र दिख रहा था। बट मेरे दिमाग में मेरे को ये लग रहा था कि कुछ ऐसा शॉट लिया जाए जिसमें पूरी की पूरी शार्पनेस ना हो शुरुआत से लेकर एंड तक। तो बट उसके लिए मेरे को थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पे जाना था। अगर मैं ऊपर वाले लेवल से देखूंगा तो वो आउट ऑफ फोकस और फोकस वाली चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि एक तरह से आप अपने सब्जेक्ट से जितना दूर जाते जाएंगे वो एक तरह से आपके लिए एक ही फोकल प्लेन बनता जाएगा। तो फिर मैं हमारे शिप के सबसे नीचे वाली मंजिल पे गया जो ऑलमोस्ट एंड उसके अंदर एक छोटी सी कांच की खिड़की थी, एक गोल जैसी खिड़की जैसी होती है शिप्स में। उसके थ्रू जब मैंने झांक के देखा तो मैं ऑलमोस्ट उसी के लेवल पे था। तो यहाँ पे मैंने इस शॉट को f2.8 पे लिया है मेरे एक प्राइम लेंस पे, इसीलिए आप देख सकते हैं कि शुरुआत से लेके एंड फोकस उस सब्जेक्ट पे है सामने। तो आप देखेंगे कि शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ फोकस है और एंड में जाके हमको फोकस मिल रहा है। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड का इस तरह के वाइड लैंडस्केप शॉट में भी हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो यहाँ पे गौर करने वाली बात है। एंड अच्छी बात यह है कि जब मैं थोड़ा सा नीचे लेवल पे जा रहा था तो जो आकाश के अंदर थोड़ा सा ऑरेंज और रेड कलर्स थे उनका रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा बेहतर आने लगा। जब आप ऊंचे वाले एंगल पे होंगे तो रिफ्लेक्शन भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो उस कारण से एक अच्छा एडवांटेज ये मिला कि इस पूरी एक लाइन के अंदर एक ऑरेंज रिफ्लेक्शन है पूरे के पूरे वाटर के सरफेस पे। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा एलिमेंट उसमें ऐड हो गया। एंड समहाउ जब सामने की तरफ आउट ऑफ फोकस रहता है और पीछे फोकस रहता है, स्पेशली इस तरह के शॉट में जहाँ इतना बड़ा लैंडस्केप है जिसमें एंड नहीं दिखाई दे रहा, शुरुआत नहीं दिखाई दे रही, तो वो एक तरह से उसमें उसको एक मतलब ड्रीमी टाइप का लुक दे देता है और उसके स्केल को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो मतलब मैं काफ़ी खुश हूँ कि एक ऐसे शॉट निकला। एंड तो इस तरह की चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हैं कि एक वाइड लैंडस्केप में ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा हाई अपर्चर के साथ काम करें। हम लोग एक वाइड अपर्चर यानी कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ भी काम कर सकते हैं, उसके भी कुछ अच्छे रिजल्ट निकल सकते हैं। नेक्स्ट इमेज में जो चीज़ है, एक्चुअली उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा। क्या आप सोच सकते हो क्या है? क्या ये कोई पेंटिंग है या फिर कुछ पंख हैं? क्या चीज़ है? चलिए मैं बता देता हूँ। ये एक स्नोफ्लेक है, यानी अगर आप में से कुछ लोग उस एरिया में गए हों जहाँ पे स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है, तो जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा ड्राई गिरती है तो जब हम बर्फ़ के एक एक कण को उठा के देखें तो उसके हर कण के अलग अलग शेप्स होते हैं। एंड जब उसको हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक तरीके से नज़दीक जाके देखें तो उसके अंदर इस तरह के इंटरेस्टिंग शेप्स होते हैं।
मतलब ये बिलीव करना मुश्किल है, बट एक बार आप अगर स्नोफॉल जब गिर रही हो, आप ऐसे जगह पे हो, तो अच्छी तरह से गौर करके उसके एक एक पीस या एक एक कण को उठा के देखिए, और उसमें हर बार कुछ ना कुछ अलग और इंटरेस्टिंग शेप होती है। तो ये एक स्नोफ्लेक है जो कि मैं एक लद्दाख में एक शूट कर रहा था। तब सुबह जब जिस होटल में हम रुके हुए थे सुबह, ये सर्दियों का वक्त है जहाँ पे लद्दाख में करीबन -20 -25 डिग्री टेम्परेचर रहता है सर्दियों में। तो जब सुबह सो के उठे तो जो हमारे रूम की खिड़की थी उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे स्नोफ्लेक्स बन गए थे। तो शायद रात को अंदर की गर्मी बाहर की ठंड के कारण फ्रीज़ हो गई थी। तो उसी में से एक स्नोफ्लेक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप वाला दिखा, एंड पीछे की तरफ सूरज चमक रहा था, तो इसके कारण ये पूरा का पूरा लाइट अप हो गया था। एंड इसको फिर मैंने अपने मैक्रो लेंस से, जो कि हमने शुरू में बात की थी कि मैक्रो लेंस इस्तेमाल होता है बहुत नज़दीक जाके फोकस करने के लिए, तो उसमें हम बहुत छोटी चीज़ों को भी अच्छे रेजोल्यूशन के साथ नज़दीक से कैप्चर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके साइज़ के बारे में आपको बताऊं तो मैं, अगर आप मान लीजिए कि अपना नाखून, अगर आपके अंगूठे का जो नाखून है उसमें इस तरह के करीबन आप 50 या 100 स्नोफ्लेक फिट कर सकते हैं। इसका साइज़ इतना छोटा होता है। तो ये इतनी छोटी चीज़ है, एंड जब इसको हमने मैक्रो लेंस से कैप्चर किया तो ये फाइनल रिज़ल्ट था। ये मेरी अभी वन ऑफ द फेवरेट इमेज है, और इसको मुझे ये लगता है कि ये शायद प्रिंट लगा के रूम में टांगने लायक वाली चीज़ है। तो इस इमेज में आप देखेंगे कि ये एक्चुअली एक वाटरफॉल है जो मनाली में है, और ये वाटरफॉल के पीछे जाके मैंने सामने के सीन को कैप्चर किया है। तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा आइडिया के बारे में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वाटरफॉल में पीछे जाने की जगह थी, तो उसको देखते ही मैं समझ गया था कि अगर सामने से सूरज चमक रहा हो और अगर मैं वाटरफॉल के पीछे जाता हूँ तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग शॉट बनेगा। एंड जैसे ही मैं पीछे गया तो शॉट समझ में आ गया था, शॉट दिख गया था। एंड इसमें फिर मैंने हाई शटर स्पीड ली, क्योंकि मेरे को सारे का सारा जो वाटर गिर रहा था और पानी गिर रहा था उसको फ्रीज़ करना था। इसको एक और तरीके से आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें शटर स्पीड को स्लो कर सकते हैं और फिर ये एक तरह से आपको मोशन ब्लर की तरह दिखेगा। बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मैं वाटरफॉल के पीछे था, मेरे पास ना ट्राइपॉड था ना कुछ था, तो उस वाले केस में वो प्रॉब्लम हो सकती थी कि मेरा पूरा का पूरा सीन शेक हो सकता था। तो जो मुझे उस वक्त लगा कि इसको मैं हाई स्पीड पे कैप्चर करता हूँ और डेप्थ ऑफ फील्ड इसमें शार्प रखता हूँ, यानी डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए मेरे को एफ स्टॉप नंबर ज़्यादा हाई रखना था, क्योंकि इसके पीछे दिखने वाले माउंटेन्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे थे, तो उनको आउट ऑफ फोकस करने का भी फ़ायदा नहीं था। तो ये सोच के मैंने हाई शटर स्पीड और डेप्थ ऑफ फील्ड को काफ़ी डीप रखा, यानी एफ स्टॉप नंबर हाई रखा। और क्योंकि दोपहर का वक्त था तो लाइट की इतनी कमी नहीं थी, और बस फिर थोड़ा इंतज़ार करके थोड़े बहुत शॉट ट्राई करने थे, उसमें से ये सबसे बेहतर जो शॉट लगा वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये शॉट 2015 में लद्दाख में लिया गया है, लद्दाख की नुब्रा वैली में, जहाँ पे एक रेस हो रही थी और हम लोग रेस को कैप्चर कर रहे थे। तो इस शॉट में थोड़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी हमने थोड़े नहीं सीखे हैं, जैसे इस शॉट में फ़्लैश का यूज़ लिया गया है, मगर शायद आप समझ लेंगे, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की कि यहाँ पे आइडिया इस शॉट को प्लान करने में काफ़ी टाइम लगा। मतलब ये शॉट अपने आप नहीं हो गया, नहीं ये शॉट दिख रहा था, इस शॉट को प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया कि हमें मालूम था कि थोड़ी देर में इस स्पॉट से एक रनर है जो पीछे धीरे धीरे आ रहा है भागता हुआ, वो यहाँ से गुजरेगा। एंड क्योंकि ये रात का वक्त है तो सभी रनर्स ने अपने सर पे हेड टॉर्च लगा रखी है जो कि चमक रही है और उनको रास्ता दिखा रही है। एंड पीछे क्योंकि लद्दाख का स्काई है और उस दिन क्लियर स्काई था, तो हमें पता था कि स्टार्स भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब इस पूरे चीज़ को हमको कंबाइन करना था शॉट के अंदर, तो हमने ट्राइपॉड को यहाँ पे फिक्स किया और मान लीजिए कि रनर, फिर हमने थोड़ा कैलकुलेट किया कि रनर कितना दूर है यहाँ से, तो और हमने करीबन 30 सेकंड का हमको एक्सपोजर लेना था ताकि हमको स्टार्स बहुत अच्छे मिल जाए। 30 सेकंड का एक्सपोजर इनफ है स्टार्स को ढंग से लेने के लिए। एंड उसी पीरियड के अंदर हम ये चाह रहे थे कि जब 30 सेकंड का एक्सपोजर यानी शटर स्पीड हम चालू करें 30 सेकंड का, उसी वक्त अगर रनर फ्रेम में आता है और वो फ्रेम की शुरुआत में रहता है, वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो इसी आइडिया के साथ शॉट को प्लान किया कि अपर्चर को इसमें अगेन थोड़ा सा हाई रखा, क्योंकि जब भी रनर यहाँ से गुजरेगा तो उसको भी शार्प लेना है और पीछे के पूरे लैंडस्केप और स्टार्स को भी शार्प लेना है। तो अपर्चर को हाई रखा गया और लाइट की प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हम ट्राइपॉड इस्तेमाल कर रहे थे, तो 30 सेकंड का एक्सपोजर भी ले सकते थे, यानी शटर स्पीड ले सकते थे। 30 सेकंड की शटर स्पीड पे उसको रखा गया।
करीबन 15 सेकंड बाद जो हमारे रनर है वो सीन में घुसने वाले थे। ये हमने कैलकुलेट किया और उसी वक्त शटर को प्रेस किया। जैसे ही वो फ्रेम के अंदर घुसे तो एक और हमारा साथी राइट साइड में फ्रेम के खड़ा होकर उसने उनके ऊपर फ्लैश फायर किया। तो अब 3-4 चीज़ें एक साथ कंबाइन हो गई। तो इसमें आप देखेंगे कि ग्रीन कलर की, रेड कलर की और ऊपर ब्लू कलर की लाइट जैसी एक लंबी लाइन भी है। तो वो लंबी लाइन रनर की जो हेड टॉर्च है और उसकी बैक टॉर्च है वो उसकी है। तो एक तरह से वो जब हम शटर स्पीड हाई रखते हैं तो उसके अंदर सब कुछ कैप्चर होता है। तो एक तरह से उस पूरे की पूरी लाइट ने उस पॉइंट से उस पॉइंट में मूव किया और वो इस तरह से हमको लाइट लाइन की तरह दिखाई दे रही है। तो वो इफ़ेक्ट तो उस कारण से आया। और क्योंकि रनर सिर्फ हमको एक ही जगह शार्प दिख रहा है, वो इस कारण से आया क्योंकि उसी पर्टिकुलर जगह हमने उस पर फ्लैश फायर किया था। फ्लैश की लाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो एक तरह से सब्जेक्ट को फ्रीज़ करने के काम आई। मगर आप ढंग से गौर से देखेंगे तो रनर हमको थोड़ा सा आगे वाले पोर्शन में भी पीछे ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है। मगर आइडिया ये था कि एक स्पॉट पे रनर को शार्प कैप्चर करना है। तो वो काम हमारे फ्लैश लाइट ने किया। एंड वो एक्सपोजर ऑलरेडी चल रहा था, तो 30 सेकंड का एक्सपोजर ख़त्म होते ही स्टार्स भी आ गए। तो एक तरह से 3-4 चीज़ें इसके अंदर कंबाइन की। तो ये सेटिंग्स और टेक्निकलिटी के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शॉट है, मगर मतलब कहने का मतलब ये है कि बस ढंग से प्लान किया जाए और आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं तो इस तरह के शॉट कैप्चर हो सकते हैं। ये शॉट लिया गया है राजस्थान में, जयपुर में ही। और ये हम एक वीडियो शूट कर रहे थे ऊबर कंपनी के लिए, जिसके अंदर ये 4 फोक आर्टिस्ट जो कि म्यूज़िक बनाते हैं उनके साथ हम काम कर रहे थे। एंड हमारे वीडियो शूट के वक्त ही एक लोकेशन पे हमको उनको पीछे जाती हुई रेलगाड़ी में शूट करना था। जैसे वो शूट कंप्लीट हुआ और जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि उनके पीछे से सनलाइट बहुत ही अच्छी आ रही है। एंड थोड़ी देर में हमको पता था कि पीछे से ट्रेन चालू होने वाली है। तो अगर हमने थोड़ा सा स्लो शटर स्पीड यानी मोशन ब्लर को यहाँ पे यूज़ किया तो एक अच्छा शॉट बन सकता है। तो जैसे ही रेलगाड़ी चालू हुई हमने उनको बोला कि आप अपना एक गाना परफॉर्म कीजिए और हम कुछ शॉट्स लेंगे। पीछे से रेलगाड़ी जा रही है जो कि एक अच्छा ब्लर लगेगा और पीछे से सनलाइट भी आ रही है तो वो एक बर्स्ट का इफ़ेक्ट भी देगी। तो वही हमने प्लान किया। और इसमें शटर स्पीड काफ़ी स्लो है, बहुत ज़्यादा भी स्लो नहीं है क्योंकि ये हैंडल्ड शॉट ही था, यहाँ पे ट्राइपॉड का यूज़ नहीं किया गया था। बट इतनी स्लो है कि पीछे जाती हुई रेलगाड़ी ब्लर दिखे मगर ये चारों के चारों जो आर्टिस्ट हैं ये ब्लर ना दिखें। तो इस तरह से शॉट को लिया गया और अपर्चर इसमें वापस से थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया ताकि पीछे की बर्स्ट इफेक्ट को ढंग से यूज़ लिया जा सके। तो एक तरह से ये शॉट वीडियो जैसा ही प्रतीत हो रहा है कि पीछे चीज़ ब्लर जा रही है और इनके हाथ में मोशन है। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि चीज़ हो रही है सच में और चल रही है। तो ये मोशन ब्लर का जनरली हम यूज़ ऐसी चीज़ों में लेते हैं कि फ़ोटो में हम लोग कैसे वीडियो या मोशन वाली चीज़ को दिखाएं। तो मोशन ब्लर वो चीज़ को कुछ हद तक सरल बना देता है। ये शॉट लिया गया लद्दाख में करीबन 10-1 साल पहले, जब मैं वहाँ अपने एक बाइक ट्रैवल पे था। तो लद्दाख के नुब्रा वैली में भी ऊँट होते हैं, बट वो ठंडे एरिया वाले ऊँट होते हैं जिनको बैक्टीरियन कैमल्स कहते हैं। तो वहाँ पे शाम में जैसा कि राजस्थान में भी ऊँट की सवारी के लिए काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे भी ऊँट की सवारी के लिए काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ पे भी एक छोटा सा रेगिस्तान है बट उसमें मिट्टी का कलर वाइट है। तो अब जाते हैं शॉट की तरफ। तो ये सामने शाम का वक्त है। थोड़ी देर मैं वहाँ पे था तो मुझे लग गया था कि शाम के वक्त कुछ अच्छा शॉट आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि सामने वाले जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर शाम की ऑरेंज या रेड लाइट पड़ेगी एंड उसके अगेंस्ट जब ये ऊँट चलेंगे टूरिस्ट को लेके तो कुछ अच्छा शॉट फ्रेम किया जा सकता है। तो बस मैं उसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था और वहाँ बैठा था एंड तभी एक ग्रुप टूरिस्ट का उधर की तरफ घूमने के लिए निकला एंड मैं फिर रेडी था मेरे शॉट्स लेने के लिए। यहाँ पे टेक्निकली मैं आपको एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है बताना कि इस शॉट में आप देखेंगे कि हम लोग ऊँट के अंदर डिटेल्स क्या हैं, उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो नहीं देख सकते। वो एक तकरीबन काले ही दिख रहे हैं मगर उनकी शेप अच्छी तरह हमको समझ में आ रही है और वो पूरे के पूरे एक्शन या फिर पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को ढंग से एक्सप्लेन कर देता है। तो इस तरह के शॉट्स को कहते हैं सिलुएट शॉट्स। तो इसमें टेक्निकल चीज़ समझने की यही है कि इसमें हम लोग एक्सपोजर जो हमारा कैमरे का लेते हैं वो बैकग्राउंड के लिए लेते हैं। यानी इसमें बैकग्राउंड है माउंटेन्स जिसके ऊपर सनलाइट गिर रही है और जब हमने एक्सपोजर उसके हिसाब से सेट किया, इसका एक्सपोजर उसके हिसाब से लेने का मतलब ये है
कि उसका एक्सपोजर अच्छी तरह लेना। जो पीछे हमारा बैकग्राउंड है जो कि माउंटेन्स है, तो जब मैंने उसका एक्सपोजर अच्छी तरह से लिया तो सामने वाली चीज़ डार्क हो गई, क्योंकि सामने वाले एरिया में सनलाइट नहीं पड़ रही थी। और ये एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है हमारी आँखों और कैमरे के बीच में, कि कैमरा जो एरिया डार्क हैं, जो एरिया ब्राइट हैं, यानी कम लाइट वाला एरिया, ज़्यादा लाइट वाला एरिया, कैमरा उनमें उतना अच्छा डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता जितना हमारी आंखें कर सकती हैं। इसलिए अगर ऐसा कोई शॉट है जिसमें एक एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है, मान लीजिए कि कोई कमरा है जिसके अंदर सिर्फ जो लाइट आ रही है वो उसकी खिड़की से आ रही है और उसकी ज़मीन पे गिर रही है, मगर वो पूरा एरिया डार्क है, उस तरह का शॉट में हमारी आंखें तो फिर भी एडजस्ट करके देख लेती हैं कि डार्क एरिया में क्या पड़ा है और खिड़की के बाहर क्या है, मगर जो कैमरा है वो ये दोनों चीज़ों को साथ नहीं देख सकता। तो उस तरह की चीज़ के लिए दो एक्सपोजर लेने पड़ते हैं और फिर उनको कंबाइन करना पड़ता है। तो इसी तरह से आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में जब हम कोई रूम का शॉट लेते हैं तो वो चीज़ करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि रूम का अंदर का एक्सपोजर और बाहर का एक्सपोजर। तो इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझे होंगे। तो इसमें आइडिया यही है कि हमने यहाँ पे 2 शॉट नहीं लिए। अगर हम 2 शॉट लेंगे तो फिर दूसरे शॉट में हम लोग जो सामने की मिट्टी है या फिर जो कैमल्स चल रहे हैं उधर, उनका एक्सपोजर एडजस्ट करेंगे और फिर इन 2 शॉट्स को मर्ज करेंगे तो हम सब कुछ उस तरह से देख सकते हैं जैसे हमारी आंखें उस वक्त देख रही थी। गौर करने की बात यह है कि जब मैं उस शॉट को देख रहा था या सीन को देख रहा था तो मुझे कैमल और उन लोगों के कपड़े वगैरह सब कुछ डिटेल्स दिखाई दे रही थी, मगर सिर्फ इस तरह का शॉट कैमरे से ही लिया जा सकता है कि आप पीछे वाले बैकग्राउंड को एक्सपोज करें और सामने वाला एरिया डार्क हो गया क्योंकि उसके ऊपर लाइट नहीं गिर रही। तो इस तरह से सिलुएट शॉट को प्लान किया जा सकता है। तो ये वाले शॉट में मैं स्पेसिफिकली आपको थोड़ा सा स्टोरी और डेप्थ ऑफ फील्ड का इस्तेमाल साथ में मैंने कैसे किया वो बताना चाहूँगा। ये शॉट मैंने ऊटी में लिया है और करीबन इस शॉट को 12 साल हुए लिए हुए। तो इस शॉट में आइडिया ये था कि रोड के साइड कुछ मज़दूर रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसमें काम कर रहे थे। तो मैं किसी कारण से वहाँ पे वेट कर रहा था और थोड़ी देर गौर करते करते मैं सभी उनके हाथ को देखने लगा। तो जैसा कि रोड पे या फिर मुश्किल काम करते या पत्थरों या मिट्टी के साथ काम करने वालों के हाथ हो जाते हैं, ऐसे ही हाथ इन मज़दूरों के हो रखे थे। तो मेरा आइडिया वही था कि मैं एक बार विदाउट कि पीछे कौन है, मैं क्या कुछ ऐसा शॉट लूँ जिससे एक तरह से इन सब लोगों की कहानी मैं उस शॉट के थ्रू कह सकता हूँ। तो उसमें से मैंने एक मज़दूर से बात की कि मेरे को एक फ़ोटो लेना है और आपके हाथ का लेना है। तो वो काफ़ी कंफ्यूज था कि हाथ का फ़ोटो कौन लेता है। आपने अगर ये पूछा होता कि चेहरे का लेना है या मेरा लेना है तो समझ में आता, बट मैंने कहा नहीं, बट आपके चेहरे तो सबके अलग हैं, बट आप सब लोगों के हाथ एक जैसे हैं, तो इसलिए मैं हाथ का फ़ोटो लेना चाहता हूँ। तो फिर मैंने 1-2 उनके साथ पोजीशन ट्राई की कि किस तरह से हाथ को रखना है, और ये पोजीशन मुझे सबसे अच्छा लगा। और ये पोजीशन मेरे को गाइड भी नहीं करना पड़ा, थोड़ी देर में उन्होंने खुद ने ही इस तरह से अपने हाथ सामने रख लिए। तो जैसे ही फिर मैं सामने आया तो मैंने कुछ शॉट्स क्लिक किए और जो उनका टेक्सचर है पूरी की पूरी उंगलियों के ऊपर, मतलब उनके हाथ और स्किन इतनी घिस चुकी है क्योंकि जिस तरह का वो मुश्किल काम कर रहे हैं पत्थरों के साथ और मिट्टी के साथ। तो उस आइडिया को पूरी तरह से कैप्चर करने के लिए अब मैं ये भी नहीं चाह रहा था कि पूरे की पूरी उंगलियों को शार्प लेना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि जो सामने की 3-4 उंगलियाँ हैं जो फोल्ड होके मुड़ रही हैं उससे वो आइडिया कन्वे हो जा रहा है, एंड उससे ऐसा लगता है कि ये मेन सब्जेक्ट है और उसके पीछे वाली जो चीज़ है वो कॉमन हो सकती है, फीलिंग की बात करें तो यहाँ पे इसलिए अपर्चर को काफ़ी वाइड रखा मैंने, यानी अपर्चर को मैंने करीबन शायद इसको 1.8 या 2.2 जो मेरा हाईएस्ट अपर्चर था उस लेंस में, उस पर ही शूट किया। एंड उसके कारण मुझे जो उसमें फीलिंग कन्वे हो रही थी, जो पूरा इम्पैक्ट आ रहा था, वो काफ़ी सुंदर लगा। तो फाइनली मैंने यही वाला शॉट सेलेक्ट किया उन कुछ इमेजेस में जो मैंने वहाँ पे ली थी। तो इस तरह से हम लोग अपर्चर का यूज़ कर सकते हैं और डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। बट सेटिंग से पहले अगर दिमाग में हमारे स्टोरी या फिर क्या हमें कन्वे करना है वो क्लियर हो तो फिर सेटिंग सेलेक्ट करना बहुत ही आसान बन जाता है। एंड इसी सिचुएशन में कोई दूसरा जना इस पूरी सिचुएशन में कोई दूसरी स्टोरी या दूसरी कहानी ढूंढ सकता था एंड उसी हिसाब से सेटिंग्स दूसरी सेलेक्ट कर सकता था। तो वही जो मैंने शुरू में कहा था कि आप लोग क्यों करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं वो आप ही को डिसाइड करना है। ये वाला एग्जाम्पल में एक बड़े वाटरफॉल को कैप्चर किया हुआ है और ये भी एक हिमाचल प्रदेश का वाटरफॉल है।
इसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताने की यही है कि एक वाटरफॉल जैसी चीज़ जो कि हमेशा फ़्लो करती है, उसको दो तरीके से हम लोग फ़ोटो में कन्वे कर सकते हैं। या तो एक तरह से कि हाई शटर स्पीड पे जाएं, जिसमें एक तरह से आप उसके पूरे उस पर्टिकुलर मोमेंट को फ्रीज़ कर लें जैसा मैंने किया, या फिर आप एक स्लो शटर स्पीड में जाएं और उसको एक तरह से आप क्रिएटिव मोशन ब्लर की तरह इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे वो दूसरा तरीका भी है, मेरे पास वैसा शॉट नहीं है, बट अब जो मैंने यहाँ पे कोशिश की है वो ये थी कि इस पे एक अच्छी सनलाइट सामने से आ रही थी और ये काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है, मतलब इसमें हम स्केल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि कोई सब्जेक्ट आसपास नहीं है बताने के लिए, बट ये बहुत बड़ा वाटरफॉल है। एंड ये दूर से लिया हुआ शॉट है, करीबन 20 या 30 मीटर दूर से लिया हुआ शॉट है, क्योंकि इतना बड़ा वाटरफॉल है कि इसके पास नहीं जा सकते, इतनी तेज़ उसमें से हवा आती है वहाँ पे और इतनी ज़्यादा पानी गिरता है कि मतलब अपने लेंस और कैमरा भी ख़राब हो सकता है। तो इसको थोड़ा दूर से लिया हुआ शॉट है और सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही थी तो काफ़ी लाइट थी, और मेरा आइडिया ये था कि वाटरफॉल का एक पर्टिकुलर मोमेंट कैसा दिखता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे शॉट लिए और हर शॉट के अंदर जो पानी की शेप है वो अलग थी, तो मेरे को वही उस वक्त इंटरेस्टिंग लग रहा था और ये सोच के मैंने हाई शटर स्पीड का यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो ये उनमें से एक शॉट है जो मुझे अच्छा लगा और आपको दिखा रहा हूँ। ये शॉट 2018 में जोजिला पास पे लिया गया है, जो कि लद्दाख और कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है। मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में लद्दाख से वापस लौट रहा था सोनमर्ग की तरफ, एंड हम लोग जोजिला पास पे शाम के वक्त पहुँचे, जो कि सबसे सही टाइम होता है क्योंकि अच्छी लाइट होती है, कलर वाली लाइट होती है। मगर हमें उम्मीद नहीं थी कि कुछ इतना सुंदर हमें पास क्रॉस करते दूसरी साइड दिखेगा। तो सन उस वक्त क्लाउड्स के पीछे था और उसकी लाइट एक तरह से उसको फाड़ के निकल रही थी बाहर, एंड कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ को लाइट अप कर रही थी, जैसे कि जो आप सामने रोड दे सकते हैं, नीचे नदी देख रहे हैं, वो सारी वही वाला एरिया लाइट अप था। एंड तो इस शॉट में इंटरेस्टिंग चीज़ यही हो रही थी और कैप्चर करने का कारण भी यही था कि कुछ एरिया तो बहुत डार्क है और कुछ एरिया काफ़ी ब्राइट है। तो अब इस एरिया बट जो एरिया ब्राइट है आई थिंक वही उस सीन को ज़्यादा सुंदर बना रहा है कि उस पूरे के पूरे लैंडस्केप में कुछ पर्टिकुलर एरिया जैसे वो रोड्स और जो नीचे की तरफ नदी देख रहे हैं आप, वो एरिया लिटअप है, और कुछ नीचे ग्राउंड या फिर ग्रासलैंड भी है, वो एरिया भी लिटअप है। तो इस एरिया के अब इसमें आँखों को ऐसा नहीं दिख रहा था, आँखों को जो एरिया इस फोटो में हम डार्क देख रहे हैं उस एरिया के अंदर भी डिटेल्स काफ़ी अच्छी दिख रही थी, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि आंखें कैमरे के मुकाबले काफ़ी बेहतर होती हैं लाइट और डार्क वाले एरिया में देखने के लिए। मगर मैंने इसमें 2 शॉट नहीं लिए, मैंने आइडिया यही लिया कि जो इसका ब्राइट एरिया है मैं उसके लिए शॉट को एक्सपोज करूँगा। तो जो इसका ब्राइट एरिया है यानी बादल और उसके पीछे आती हुई लाइट, वहाँ पे मैं फोकस पॉइंट को लेके जाऊँगा और वहाँ से फिर मैं एक्सपोजर मेरा डिसाइड करूँगा कि मेरे को किस शटर स्पीड, किस ISO और किस अपर्चर पे इसको क्लिक करना है। शटर स्पीड की यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि कुछ फास्ट मोशन नहीं है, तो मैंने शटर स्पीड को जितना स्लो रख सकता था जब तक कि मैं हिला ना दूँ शॉट को, वो मैंने लिया। अपर्चर को मैंने इसमें बड़ा ही रखा क्योंकि वापस से पूरी की पूरी शार्पनेस चाहिए थी, और ISO को मैं करीबन 640 पे लेके गया ताकि मेरे को शटर स्पीड ज़्यादा नीचे भी ना ले जानी पड़े। तो ये फाइनली शॉट का रिज़ल्ट है। बाकी इसमें कुछ हद तक एडिटिंग साथ में की जाती है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कैमरा कभी भी वो कैप्चर नहीं कर सकता जो हमारी आइज़ देख रही हैं, क्योंकि कैमरे का सेंसर हमारी आइज़ के मुकाबले कुछ खास नहीं होता, मतलब अच्छे से अच्छा कैमरा भी हमारे आइज़ जो डिटेल्स देख सकती है वो नहीं देख सकता। तो इसलिए प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी में इमेज कैप्चरिंग के साथ साथ इमेज एडिटिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इमेज एडिटिंग से मेरा मतलब ये है कि हम लोग हमारी इमेज को उस लेवल पे लेके आए हुआ है जो या तो हमारा विज़न है या फिर जो हमारी आइज़ उस वक्त देख पा रही थी। तो उस बारे में हम जानेंगे आगे इमेज एडिटिंग के बेसिक्स वाले मॉड्यूल में, मगर इस इमेज को कैप्चर करने की स्टोरी ये थी। ये शॉट मैंने हम्पी में लिया है। मैं वहाँ पे एक आर्किटेक्चर फ़ोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए गया था 2011 में। तब मैं फ़ोटोग्राफी स्कूल में पढ़ता था और वहीं पे सबमिशन के लिए मेरे को एक आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट करना था। एंड मैं ऊटी में पढ़ता था, तो वहाँ से जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता पड़ा कि हम्पी नाम की एक जगह है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड वो आर्किटेक्चरल वंडर से भरी पड़ी है, जहाँ पे बहुत पुराने टेम्पल्स, बहुत सारा हेरिटेज कल्चर सब कुछ है। तो मैं और मेरा एक दोस्त वहाँ पे गए थे एंड हम लोगों ने वहाँ पे 10-15 दिन बिताए, उस पूरे एरिया को कैप्चर किया। उसी में से एक ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शॉट है, जबकि ये शॉट मेरा फेवरेट इसलिए कि हम्पी के मेरे पास कई सारे शॉट्स हैं जो शाम के वक्त
कलरफुल लाइट में और अच्छी लाइट में भी लिए हुए हैं, बट ये वाला शॉट दोपहर में लिया हुआ है। एंड ये मुझे वन ऑफ द फेवरेट इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टोरी कन्वे हो पा रही है, सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है। आर्किटेक्चर के साथ वहाँ के जो लोकल लोग का जो जुड़ाव है, जो उनके साथ रिलेशन है। जैसे कि यहाँ पे एक आदमी है, इसने काफ़ी देर तक वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए ये सामने बैठा था और अपनी चीज़ें तैयार कर रहा था। तब तक फिर मैंने सोचा कि उसके साथ ये फ़ोटो कैप्चर करने के लिए मैंने बस वेट करना था कि मैं थोड़ा सा सीन से पीछे हट गया ताकि उसको भी डिस्टर्बेंस ना हो। और फिर दूर से मुझे मालूम था कि वो जब इधर वॉक करके जाएगा तभी मुझे वो क्लिक करना है। राइट साइड में मंदिर है, लेफ़्ट साइड में ये पुराने रून्स हैं जो पुराने अब खंडर जैसे ही हैं, बट ये पुराने टेम्पल्स हैं। ये हम्पी का मेन आर्किटेक्चर है लेफ़्ट वाला, और राइट वाला जो टेम्पल है वो अभी भी ऑपरेशनल है। तो ये आदमी उधर की तरफ वॉक करके जा रहा है वहाँ पे चढ़ावा करने के लिए, एंड तभी मैंने इसको क्लिक करना था। तो यहाँ पे मैंने हाई शटर स्पीड रखी है, अपर्चर को हाई रखा है वापस से। एंड क्योंकि दोपहर का वक्त था, लाइट की कमी नहीं है, तो ISO मेरी कम ही थी ताकि मैं इमेज की क्वालिटी को मेंटेन कर सकूँ। तो फाइनली एक तरह से इसमें एक स्टोरी मेरे को लगता है कि इमेज के अंदर बन पाई है। ये अगला शॉट भी हम्पी में लिया गया है, ये एक टेम्पल के अंदर लिया गया है, और इसके अंदर जो टेम्पल के पुजारी हैं वो सामने बैठे हैं। यहाँ पे मेरा आइडिया था कि इसको मेरे को थोड़ा सा क्या कह सकते हैं उसे हम, कि मैं ऐसा लुक देना चाहता था कि जो टेम्पल के पुजारी हैं वो बीच में बैठे हुए ऐसे लगें कि उनमें कुछ तेज है और वहाँ से वो तेज निकल रहा है। एंड पीछे का जो सीन था उसके पीछे एक रोड ही थी, तो मैं बाहर वाले सीन को ज़्यादा एक्सपोज करके दिखाना भी नहीं चाहता था। तो बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इस टेम्पल में अंदर ट्राइपॉड नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पे मेरे को ISO एक्चुअली 1200 या 1300 के आसपास ISO को मेरे को बढ़ाना पड़ा था और हाथ में रख के ही शॉट लेना था। एंड मेरे को उसको थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करना था। एक्सपोजर चैप्टर में आपको याद होगा हमने बात की थी कि एक तो एक्सपोजर सही होता है, एक अंडर होता है, एक ओवर होता है। मगर जैसे जैसे क्रिएटिव कंट्रोल आप पूरा अपने हाथ में लेंगे तो ओवर या अंडर एक्सपोजर भी आपके डिसीजन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से ये थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड है क्योंकि आदमी के पीछे वाली चीज़ को हम बिल्कुल देख नहीं पा रहे हैं, एक तरह से ओवर एक्सपोज है। बट वही आइडिया था। तो बताने की बात यही है कि ओवर एक्सपोजर भी आपका शॉट हो सकता है। एंड जो सामने पिलर्स हैं उसको मेरे को शार्पनेस चाहिए थी, तो यहाँ पे अपर्चर को हाई रखा है। तो उस कारण से तो एक तरह से हमारा अपर्चर हाई है क्योंकि हमको सारे पिलर्स पे शार्पनेस बराबर चाहिए। एंड डेप्थ ऑफ फील्ड हमको कम से कम रखनी थी, एंड कम से कम नहीं, डेप्थ ऑफ फील्ड हमको ज़्यादा से ज़्यादा रखनी थी, यानी F नंबर हाई रखना था। तो उस कारण से ऑलरेडी लाइट जो अंदर आ रही है वो कम हो गई। शटर स्पीड की एक लिमिट तक हम जा सकते थे क्योंकि कैमरे को हाथ में रखना था और कैमरा हिल सकता था। तो इस वाले केस में शटर स्पीड को वहाँ तक ले जाया गया कि हाथ में लेते हुए भी शॉट लें तो हिले ना, और उसी हिसाब से ISO को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया ताकि एक्सपोजर बैलेंस हो सके। तो इस तरह से शॉट लिया गया। एंड उसके बाद मैंने फाइनली एडिटिंग के अंदर इसको ब्लैक एंड वाइट लुक दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा उस स्टोरी या उस कॉम्पोजिशन को सूट कर रहा है जो मेरे दिमाग में थी लेते वक्त। ये शॉट है राजस्थान में पुष्कर मेले में लिया हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं एक जूम लेंस के साथ काम कर रहा था, एंड मैं घूमते हुए कुछ ना कुछ शॉट्स ले रहा था और कुछ लोगों से बात कर रहा था, फेस्टिवल को एंजॉय कर रहा था। तभी दूर से मुझे ये एक लड़की वहाँ खड़ी दिखाई दी, जो उसके पीछे का जो सरफेस है वो एक तरह से वहाँ की जो दुकानें थी उन्हीं दुकानों का सरफेस है जो वहाँ पे टेम्प्रेरी दुकानें लगती हैं पुष्कर मेले के दौरान। तो मुझे उसका साड़ी का कलर और पीछे वाला कलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एंड जिस तरह से वो वहाँ पे खड़ी थी तो मुझे ये काफ़ी अच्छा एक पोर्ट्रेट दिख रहा था, मगर मैं पास जाके या उनसे बात करके इस पूरे सीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। एंड किस्मत से मेरे पास उधर लॉन्ग लेंस था, तो मैं करीबन 30-40 मीटर दूर से मैंने ये शॉट को फ्रेम किया एंड क्लिक किया। एंड इसमें मैंने कुछ मल्टीपल शॉट्स लिए क्योंकि जो सामने लड़की है वो अपने हिसाब से अपना पोजीशन चेंज कर रही थी और हिल रही थी। ये वाला पोजीशन मुझे काफ़ी ठीक लगा। एंड इसके अंदर कोई स्टोरी या वो तो नहीं कह सकते हम यहाँ पे, बस ये आंखों को इंटरेस्टिंग लगा इसलिए शॉट लिया। और क्योंकि इस सीन को डिस्टर्ब नहीं करना था इसलिए लॉन्ग लेंस यानी जूम लेंस का इस्तेमाल किया गया। और सेटिंग की बात की जाए तो ये दोपहर का वक्त है, लाइट की कोई कमी नहीं थी और मैं इतनी दूर से शॉट ले रहा हूँ, तो अपर्चर को हाई रखो या लो रखो उससे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक मिड लेवल अपर्चर में लिया हुआ है, शटर स्पीड हाई रखी
और ISO को कम से कम रखा ताकि इमेज की क्वालिटी मेंटेन रहे। तो आखिरी इमेज में आप एक लोकेशन के ही 2 इमेजेस देख रहे हैं जो कि 15 या 20 मिनट के अंतराल पे लिए हुए हैं। लेफ़्ट वाले इमेज में और ये सीन है लद्दाख की नुब्रा वैली का, शाम का वक्त है एंड उस वक्त थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था, मगर जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि जब आउटडोर्स में या नेचर में मौसम ख़राब होता है उसके आसपास कुछ ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोटो अपॉर्चुनिटी बन जाती है। एंड ऐसा ही वहाँ हुआ। जो ख़राब मौसम था और जो ऊपर बारिश के बादल थे उसी के बीच में से एकदम से सूरज निकला और उसकी लाइट के कारण ये जो आप लेफ़्ट में सीन देख रहे हैं पूरा का पूरा एरिया ऑरेंज कलर का हो गया। एंड वो इतना सुंदर था कि मैंने उसके कई तरह के शॉट लिए और इसमें आप लेफ़्ट वाले इमेज में देखेंगे। और राइट साइड में जो इमेज देख रहे हैं वो उसके ही 15 मिनट बाद जैसे से सन नीचे जाने लगा और उसकी लाइट कम होने लगी तो वापस से जो ऊपर के एक बारिश के बादल थे उनका रंग ज़्यादा उभरने लगा। तो बस ये थोड़ी सी देर के अंतराल में लिए हुए शॉट हैं लेफ़्ट और राइट में। तो इसमें आपको ये बता रहा था कि कैसे सनलाइट कैसे चेंज होती है और सनलाइट के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। जैसे जब सनलाइट रहती है तो शाम के वक्त सनलाइट का टेम्परेचर कितना ऑरेंज, रेड या पिंक हो सकता है। सनलाइट के जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि पूरे के पूरे सीन का टेम्परेचर ब्लू कलर का हो सकता है। तो राइट इमेज में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि हमारा ब्लू कलर और ऑरेंज कलर जो कि एक तरह से कूल और वार्म दोनों की दोनों टोन्स हमारे एक साथ शॉट में मिक्स हो गई हैं। तो एक तरह से ये उस शॉट को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। दोनों की सेटिंग की बात की जाए तो लाइट दोनों वक्त कम ही थी थोड़ी, मगर आप लेफ़्ट वाले शॉट को देखेंगे तो वो एक तरह से सिलुएट शॉट की तरह है क्योंकि उसमें एक्सपोज सिर्फ नीचे की नदी के ऊपर पड़ती हुई लाइट और सनलाइट के लिए किया गया है। तो बाकी सारे एरिया डार्क दिख रहा है और वही एक अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है। राइट साइड में आप देखेंगे ये भी एक तरह से सिलुएट शॉट की तरह ही है। इसमें एक्सपोजर जो लिया गया है वो सनलाइट वाले एरिया और नीचे के जो रिवर है उसके ऊपर एक्सपोज करके लिया है। दोनों के अंदर अपर्चर को हाई रखा है क्योंकि पूरे के पूरे सीन को शार्प लेना था। शटर स्पीड और ISO का कॉम्बिनेशन वैसा ही क्योंकि यहाँ पे लाइट कम थी तो ISO को थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया और शटर स्पीड उतनी क्योंकि शटर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करी क्योंकि दोनों शॉट हाथ में लेके लिए थे। तो इसमें मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता था कि सनलाइट के टेम्परेचर में और थोड़ी सी देर के अंदर हमारे इमेज के कॉम्पोजिशन से लेके इमेज के कलर्स में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो अभी हमने बहुत सारे इमेज एग्जांपल्स के साथ सीखा कि हमको एक्सपोजर ट्रायंगल की तीनों वैल्यूज़ के साथ कैसे काम करना है। अब मुझे लगता है कि आप लोग रेडी हैं कि आप अपने कैमरे के साथ बाहर जाके तीनों वैल्यूज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपना एक्सपोजर डिसाइड कर सकते हैं, अपना सेटिंग्स डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं इनकरेज करूँगा कि अब आप अपने कैमरे के साथ तीनों वैल्यूज़ पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। देखिए कि किस तरह से शटर चेंज करने पे लाइट चेंज होती है, मोशन ब्लर चेंज होता है, किस तरह से अपर्चर चेंज करने पे डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज होता है, किस तरह से लाइट चेंज होती है, किस ऑप्टिमम ISO वैल्यू पे हमको काम करना चाहिए ताकि हमारी इमेज क्वालिटी बेस्ट रहे। तो हम आगे के मॉड्यूल्स में अब ये जानेंगे कि हम फर्दर अपने फ़ोटोग्राफी स्किल्स को, कॉन्सेप्ट्स को और नई सेटिंग्स को कैसे इम्प्रूव करें और जानें। तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल से।